नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम एक बहुत सुंदर पाठ पढ़ेंगे जो दोस्ती के ऊपर है। दोस्ती, आप सबके भी दोस्त होते होंगे ना। कुछ दोस्त ऐसे होते होंगे जो बिल्कुल मासूम होते हैं, नादान होते हैं, पर वो अपनी मासूमियत में कुछ गलती कर बैठते हैं। तो आज ऐसे ही हम नादान दोस्त के बारे में पढ़ेंगे, आपके पाठ 3 नादान दोस्त में, जिसमें एक बच्चा अपनी मासूमियत में एक ऐसी गलती कर बैठता है कि एक पक्षी के लिए उसके बच्चे बिछड़ जाते हैं। तो देखिए कैसी गलती करता है वो, पढ़ते हैं। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता है, नहीं रे पगली, पहले पढ़ निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा कहती, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। तो देखिए पहले इतना समझते हैं पाठ। एक लड़का है केशव और उसकी बहन है श्यामा। वो दोनों, उनके घर में एक कार्निस था। कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। ठीक है, कार्निस यानी स्लिप। आपके हर किसी के घर में बाहर को कुछ एक दीवार का एक स्लिप का हिस्सा, सिल्ली का हिस्सा बाहर निकला होता होगा, उसे कार्निस कहते हैं। तो केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन दोनों ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। जैसे ही सुबह उठती, वो बिना आंख धोए आंखें मलते हुए सीधा कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा हुआ पाते। फिर देखिए जैसे ही वो उन्हें देखते तो उनको किसी चीज की सुध नहीं रहती। और तो और मम्मी जो दूध और जलेबी खाने को देती थी उस पर भी ध्यान न जाता। बस उनके तो मन में तरह तरह के सवाल उठते रहते कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे और वो क्या खाते होंगे, और उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, और बच्चों के पर यानी पंख कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि ना ही अम्मा को घर के काम से फुर्सत थी, अम्मा यानी मम्मी को, और ना ही पापा को पढ़ने लिखने से, बाबूजी को पढ़ने लिखने से, बाबूजी अर्थात पापा। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली देते रहते। श्यामा कहती, भैया बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। तो केशव जैसे अपने आप को बहुत विद्वान समझता हुआ, जैसे मानो वो कोई बहुत बड़ा विद्वान हो, बोलता, नहीं रे पगली, बगैर परों के कैसे उड़ेंगे, पहले उनके पंख आएंगे तब उड़ेंगे। श्यामा कहती, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी उनकी माँ। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता था, क्योंकि उसे भी कुछ मालूम ना था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों को चिड़िया के बारे में जानने के लिए जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। वह अंडों को देखने के लिए अधीर हो उठे। अधीर यानी तड़प उठे, यानी उनको सब्र और नहीं हो रहा था, उनसे और इंतजार नहीं हो रहा था। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब बच्चे निकल आए होंगे। तो उन्होंने सोचा कि पर ये बच्चे खाएंगे क्या।
तो फिर देखिए आगे क्या हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। तो केशव और श्यामा ने अंदाजा लगाया कि चिड़िया बेचारी इतना दाना तो उनके लिए ला नहीं पाएगी और ये बच्चे भूख के मारे चूं चूं करते हुए मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा खाना दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया के लिए कहीं उड़कर जाना ना पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी? श्यामा बोली, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी? केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। तो आखिर यह फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। तो उन दोनों ने यह विचार बनाया कि हम इनके घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बनाएंगे और इनके लिए पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देंगे। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर यानी माँ से आंखें बचाकर माँ से छुपकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे? और छड़ियाँ कैसे खड़ी होंगी? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराग बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। तो देखिए, जब उन्होंने फैसला किया कि हम मटके से चावल निकाल के थोड़ा चावल रख देते हैं, पानी रख देते हैं, तो केशव ने भी पत्थर की प्याली में थोड़ा तेल था, उस तेल को जमीन पर गिरा दिया और उसे साफ करके उसमें पानी भर के चिड़िया के लिए रख दिया। अब उसने सोचा कि चांदनी के लिए यानी जो घोंसला उनका बना रहे थे कपड़े से, उसे कवर करने के लिए, उसे ढकने के लिए, ताकि चिड़िया को धूप ना लगे, उसके लिए कपड़ा कहाँ से आएगा? और फिर वो बिना छड़ियों के ठहरेंगी भी नहीं, तो छड़ी कहाँ से आएगी? केशव बड़ी देर इसी उधेड़-बुन में रहा। आखिरकार उसने सोचा और श्यामा से बोला कि जा कूड़ा फेंकने वाली टोकरी लिया। श्यामा बोली, वह तो बीच में से फटी हुई है। तो केशव बोला, तू टोकरी ला तो सही, मैं उसमें फिर सुराग बंद करने की कोई तरकीब निकालूंगा, हिकमत यानी तरकीब निकालूंगा, कोई तरीका निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराग में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी? श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। तो टोकरी लाकर श्यामा ने दे दी थी केशव को, और केशव ने उसे एक लकड़ी के सहारे खड़ा कर दिया था और बोला, देखो, अब धूप नहीं जाएगी। तो श्यामा अपने दिल में सोचकर बोली, भैया तो बड़े चालाक हैं। फिर देखिए आगे क्या हुआ। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था, जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से
कार्निश पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निश पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कार्निश पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निश पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े लिया, नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तय करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर 3 अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव बोला, दिखा दूंगा, पहले जरा वहाँ टोकरी तो दे दे, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा बोली, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव ने कहा, ना भैया, कहीं तू गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निश पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहीं रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव बोला, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते? श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा ना था कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे। अंडे ना दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निश के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया, अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है, तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगे। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में, देखती नहीं है अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वहीं तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा,
तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू वहां पहुंचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं? चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ बोली, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वह वहाँ फिर न दिखाई दी। तो देखिए कितना सुंदर पाठ है। चलिए इसका पूरा अर्थ जान लेते हैं। आपने पहले समझा था कि उन दोनों ने दाना और पानी उनके लिए रख दिया था और श्यामा से केशव ने बोला था कि जा कपड़ा ले आ और एक लकड़ी ले आ ताकि इन्हें धूप ना लगे, उसके लिए कुछ इंतजाम करे। तो कपड़ा, वो कूड़ा उठाने वाला डंडा ले आई थी और डंडा ले आई थी जिसके सहारे उन्होंने अंडों को छाया कर दी थी। फिर श्यामा ने बोला कि भैया केशव, अब मुझे भी दिखाइए, मुझे भी ऊपर चढ़ाइए स्टूल में। तो केशव ने खुद तो देख लिया अंडों को और नीचे कपड़े की तह बिछाकर अंडों को उनके ऊपर रख दिया और फिर स्टूल से नीचे उतर गया। किंतु श्यामा को उसने देखने नहीं दिया और बोला कि अगर तू गिर गई तो अम्मा जी मुझे ही डांटेंगी। चल अब चल। श्यामा और केशव दोनों अंदर चले गए और सो गए। फिर जब 4 बजे उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा, श्यामा ने देखा कि अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। तो श्यामा बोली, क्या इसमें से चिड़िया बाहर निकल गई है और उड़ गई है? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। करुण स्वर में कहा यानी रोते हुए कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा बोली, और बच्चे कहाँ गए? केशव बोला, तेरे सर में, देखती नहीं अंडों में से उजला उजला यानी सफेद सफेद पानी जो दिख रहा है ये निकला हुआ है। इसका अर्थ यह है कि उसमें से बच्चे नहीं बने और वो पहले ही फूट गए। माँ ने सोटी हाथ में लिए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडे को देखा और केशव को गुस्सा करते हुए बोली, तुमने जरूर इनको छेड़ा होगा। तो श्यामा बोल पड़ी, हाँ अम्मा जी, केशव ने छेड़ा था। और फिर केशव बोला, तू भी तो थी मेरे साथ। माँ बोली, तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा बोली, चौकी पर स्टूल पर रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव बोला, तू भी तो स्टूल थामे खड़ी थी ना। दोनों देखिए यहाँ पर एक दूसरे को दोष दे रहे हैं कि तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया। श्यामा बोली, तुम्ही ने तो कहा था स्टूल लाने को। फिर माँ ने कहा, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं और फिर चिड़िया उनके ऊपर बैठकर नहीं उनको सेकती, यानी उसमें से बच्चे फिर नहीं निकल सकते। यदि किसी इंसान ने या बच्चे ने उस पर हाथ लगा दिया, छू लिया अंडों को, तो फिर चिड़िया अपने अंडों को नहीं सेती है और उसमें से कभी बच्चे नहीं निकलते। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ बोली, और क्या करते? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट केशव ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रखना चाहा था, उनके भले के लिए, और उनके आगे दाना पानी भी रखा था, उन्हें गद्दी पर रखा था और उनके लिए छाया भी की थी अम्मा जी। और माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का एहसास होता रहा और उसे बड़ा अफसोस था कि उसकी वजह से उस अंडे में से बच्चे नहीं निकल पाए। और कहाँ वो अंडों की हिफाजत करना चाहता था और कहाँ उसने उन अंडों का सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर करके वह कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी।
तो केशव अपनी इस गलती पर बड़ा अफसोस करता था और वो अपने मन ही मन माफ़ी भी मांगता था। तो यह देखिए थी बेटा बहुत ही भावुक पाठ कहानी जिसे प्रेमचंद जी ने लिखा है। प्रेमचंद जी इतने अच्छे लेखक थे बेटा, इनकी लेखनी इतनी सशक्त थी कि इनके मन की बातें अनायास से हर कोई समझ जाता था और इनकी जो लेखनी का प्रभाव था बहुत ही सशक्त होता था। ये अपनी कलम से अपने हर भाव को इतनी सशक्तता से दर्शाते थे कि सबका दिल पिघल जाए और सब वो बात मानने को विवश हो जाए। प्रेमचंद ने बहुत सारे उपन्यास भी लिखे हैं, कहानियाँ भी लिखी हैं, गोदान, गबन, बड़े भैया, बहुत सारे इनके उपन्यास भी हैं और ये बहुत अच्छे लेखक, कहानीकार सब कुछ थे। आप इन्हें पढ़िएगा, प्रेमचंद जी के बारे में इनकी बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं हैं। तो चलिए अब आते हैं प्रश्न अभ्यास से। कहानी से अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दिया करते थे? दूसरा, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे? तीसरा, केशव और श्यामा ने चिड़ियों के अंडे की रक्षा की या नादानी की? आप बताइएगा। फिर है कहानी से आगे। पहला, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? दूसरा, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों ने किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? तीसरा, प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? अनुमान और कल्पना। पहला, इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता? अनुमान करो और अपने साथियों को सुनाओ। दूसरा, पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़िया वहाँ फिर क्यों नहीं दिखाई दी, वे कहाँ गई होंगी। इस पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बातचीत करो। तीसरा, केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे। क्या तुम्हें भी किसी नई चीज या बात को लेकर कौतूहल महसूस हुआ है? ऐसे किसी अनुभव का वर्णन करो और बताओ कि ऐसे में तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठे। फिर आते हैं भाषा की बात पर। श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। ऊपर दिए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचो। एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा, तो देखिए कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे खाने को दे सकते हैं? अब आप में इसमें देखेंगे आप सर्वनाम कहाँ कहाँ व्यक्ति के नाम आए थे और उनकी जगह पे कौन कौन सा सर्वनाम प्रयोग हुआ है, तो इसे कीजिएगा। फिर है दूसरा, तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा। यहाँ रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी और अंडे की विशेषता यानी गुण बता रहा है, इसलिए ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं। तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। तीसरा, क, केशव ने झुंझलाकर कहा। ख, केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। ग, केशव घबरा कर उठा। घ, केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा। अंग, श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे क्रिया हुई। कर वाले शब्दों की क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है कि ये अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। अब तुम भी इन 5 क्रिया विशेषणों का वाक्य में प्रयोग करो। चौथा है, नीचे प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह का एक अंश दिया गया है। तुम इसे पढ़ोगे तो पाओगे
कि विराम चिन्हों के बिना यह अंश अधूरा सा है। तुम आवश्यकता के अनुसार उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। आपको विराम चिन्ह पता है ना, पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम और विस्मयादिबोधक चिन्ह, और एक होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आपको इन सब विराम चिन्हों को इसमें लगाना है। उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। 11 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। पंडित जी ने बुलाया, खोमचे वाले कहिए क्या, दो भूख लग गई, आई ना। अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा आपका नहीं। मोटे राम अबे क्या कहता है, यह क्या किसी साधु से कम है? चाहे तो महीने पड़े रहे और भूख न लगे तो? तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे दे, वहाँ क्या रेंग रहा है, मुझे भय होता है। तो ये मैंने जल्दी में इसलिए पढ़ा ताकि क्योंकि इसमें कोई विराम चिन्ह नहीं थे। आप इसमें विराम चिन्ह लगाइएगा और फिर अच्छे से आराम से विराम चिन्हों के अनुसार पढ़िएगा। तब आप बिना विराम चिन्ह और विराम चिन्ह के साथ का अंतर अच्छी तरह पहचान पाएंगे। फिर है कुछ करने को। गर्मियों या सर्दियों में जब तुम्हारी लंबी छुट्टियां होती हैं तो तुम्हारा दिन कैसे बीतता है? अपनी बुआ या किसी और को पोस्ट कार्ड या अंतर्देशीय पत्र लिखकर बताओ। तो यह था आपका पाठ प्रेमचंद्र जी का लिखा हुआ नादान दोस्त। इसे पढ़िएगा, समझिएगा और अभ्यास कार्य कीजिएगा। इसके बाद देखिए, इसकी नीचे है आपका आबिद की चुटकी। ये आपके हंसी मजाक के लिए, इसे पढ़िएगा और अपना दिन आनंदित बनाइएगा। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले पाठ के साथ। तब तक लेती हूँ आपसे विदा। धन्यवाद।